ही पार्टी की बात करें तो एक चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिन्हें लोकसभा चुनावों में कामयाबी मिली, काफी कॉन्फिडेंट नजर आए, अपने नारों को गढ़ा। अडानी का जिक्र भी किया गया, संविधान का जिक्र भी राहुल गांधी की तरफ से किया गया। अब इसका कितना इम्पैक्ट महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ा या महाराष्ट्र के वोटर्स पर पड़ा, समीर जी आप बता दीजिए। अब तो कुछ ही देर का वक्त है, तकरीबन 1 घंटे का वक्त बचा है। क्या रिपोर्ट आपको महाराष्ट्र से मिल रही है? किसके खेमे में आज लड्डू बट सकते हैं? इस पर बात करिएगा, लेकिन दिनेश मौर्य इस वक्त शाइना एनसी से बात कर रहे हैं। शाइना एनसी क्या कह रही है, जरा सुन लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से वो काम करेगा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में? उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन मैं आपको विश्वास से कह सकती हूँ कि हम जीत के आएंगे, क्योंकि लोगों ने देखा है सच्चाई और एक परिवर्तन जिसकी आवश्यकता है। 20-20 घंटे काम किए हैं, एक-एक घर तक पहुंचे हैं और जनता का जो प्यार मिलता है, तो मैं मानती हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस में न जाते हुए मां मुंबा देवी का आशीर्वाद है और यहां जीत प्राप्त होगी। आज महाविकास आघाड़ी दावा कर रही कि सरकार उनकी बनने वाली है। 12 बजे के बाद वो सीएम के नाम का जो अनाउंसमेंट भी कर देंगे। उनकी तरफ से तैयारियां जोरों पे है। महायुति की तरफ से क्या तैयारी की? देखिए, महाविनाश आघाड़ी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जब उनकी नैया तो डूब चुकी है। उनके पास आंकड़े आए पहले, फिर वो तैयारी करें। हमारे पास तो आंकड़े भी हैं और तैयारी भी हो गई है। आखिरी सवाल, इतना आत्मविश्वास किस बिना पे दिखा रहे? क्योंकि उनका कहना है कि हमारे साथ मुस्लिम है, दलित है, महाराष्ट्र का समाज का हर एक व्यक्ति है, जबकि आपकी पार्टी तो महाराष्ट्र को गुजरात के हाथों बेच रही है। 1.5 साल में जो अपरंपार काम हुआ है महाराष्ट्र में, सभी देख रहे हैं। आप मुंबई की बात करें, कंप्लीशन ऑफ कोस्टल रोड, मेट्रो, ट्रांस हार्बर लिंक, अटल सेतु, अनगिनत प्रोजेक्ट्स हैं। उनका काम महाविनाश आघाड़ी का सिर्फ है कि रुकावट रुकावट रुकावट, धारावी प्रोजेक्ट हो रुकावट, बुलेट ट्रेन हो रुकावट, हर जगह रुकावट, रिफाइनरी हो तो रुकावट। ऐसे प्रगति नहीं होती है। और रही बात, बहुत इंडस्ट्री आ रहे हैं महाराष्ट्र में जो वो उजागर नहीं कर रहे हैं। जब टोयोटा आता है महाराष्ट्र में, तब सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते हैं। और यहाँ कोई स्पर्धा थोड़ी ना है, हम है नंबर 1 प्रदेश, हमेशा रहेंगे। शुक्रिया, हमसे बात करेंगे और शुभकामनाएं आपको। तो ये थी शाइना एनसी। इनका कहना है कि धड़कनें जरूर बढ़ी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि बापा का आशीर्वाद हर हाल में मिलेगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। तो आंकड़े होने का दावा कर रही हैं यहाँ पर शाइना एनसी। समीर जी, आंकड़ों की बात कर लेते हैं। किसके पक्ष में आंकड़ा आपको नजर आ रहा है? कहां पर लड्डू बढ़ सकते हैं, मिठाइयां बढ़ सकती हैं? कौन तैयारी कर रहा है या किसकी तैयारियों में दम नजर आ रहा है आपको? देखिए, मुझे लग रहा है कि महायुति सरकार बना लेगी। अब सीटों के बारे में ये हो सकता है कि वो 148 के ऊपर कितने जाकर रुकेगी, ये कहना मतलब अभी मुश्किल होगा, लेकिन सरकार महायुति की बनेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक महाराष्ट्र के अंदर पूरे एक आधार रहा है और बाकी जितनी पार्टियां उनके लिमिटेड रहेगी। अगर एकनाथ शिंदे की कहेंगे तो 40-45 सीटों के ऊपर वो जा नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी ऐसी जो 2014 में 122 सीटों पर भी चली गई थी, तो इस बार संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 का जो में 105 सीटें थी, उससे ज़्यादा सीटें भी आने की स्थिति होगी। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनेगा। उसके साथ एकनाथ शिंदे का प्रदर्शन बेहतर होगा उद्धव ठाकरे से। अजित पवार कैसा प्रदर्शन करते हैं महायुति में रहकर? क्या वो शरद पवार की तुलना में बहुत बुरा प्रदर्शन लोकसभा में किया? सिर्फ एक रायगढ़ सीट उनको मिली थी सुनील तटकरे की। तो क्या विधानसभा चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं? मुझे लग रहा है कि सबसे कमजोर अजित पवार का प्रदर्शन रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे मिलकर इस स्थिति में आ जाएंगे कि वहां कंफर्टेबली सरकार अजित पवार का प्रदर्शन कमजोर बता रहे हैं, लेकिन क्या अजित पवार अपनी सीट भी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, इसमें कोई संशय है? नहीं, अजित पवार चुनाव जीतेंगे। इतनी स्थिति खराब नहीं है अजित पवार की वो बारामती से चुनाव हार जाए। अजित पवार वहां के नेता है। ये बात सही है कि ठीक है, परिवार बनाम परिवार की लड़ाई हो रही है, पवार बनाम पवार की लड़ाई हो रही है और अपने भतीजे से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ था कि सुप्रिया सुले को बारामती की सीट दे दी थी, विधानसभा की सीट अजित पवार को मिलेगी। जनता भी मतलब बैलेंस कर देगी। लोकसभा चुनाव में अगर शरद पवार को चुना तो हो सकता है विधानसभा चुनाव में अजित पवार को चुन ले। तमाम बड़े चेहरे इस चुनाव के इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, फिर चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, समीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए, पवन नारा भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम एक एक करके बड़े चेहरों की बात कर लेते हैं। समीर, देवेंद्र फडणवीस, उनकी भी राजनीति का एक ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहां से अगर बीजेपी बहुत बड़े नंबर पर पहुंचती है तो चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री का सेहरा उनके सिर पर हो सकता है। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र की राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जिसे जोड़ तोड़ की राजनीति भी आती है और जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी जिनको अच्छे से हैंडल करना आता है, क्योंकि 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं और पूरे 5 साल उन्हें कंप्लीट किए हैं और इसके चलते उन्होंने कई योजनाएं भी लाई।
तो ऐसे में एक बड़ा चेहरा बीजेपी का है, महाराष्ट्र का नेता है वो। ऐसे में फिलहाल जो उन्होंने रणनीति बिठाई है, जिस तरीके से उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट किया है, निचले स्तर पर जाकर बीजेपी के काडर को उन्होंने खड़ा किया है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए उसके बाद बीजेपी का जो यहाँ का काडर था उसका मोरल डाउन हुआ था, लेकिन उसे फिर से खड़े करना और उसे बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए तैयार करना, ये देवेंद्र फडणवीस ने किया हुआ है। और आने वाले समय में जैसे ही नतीजे आना शुरू होगा उसके बाद भी जो जोड़ तोड़ की राजनीति करनी होगी, खासकर वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको अपने पाले में कर लेना, ये एक बड़ी कवायद होगी। इसके लिए जुगाड़ शुरू भी कर दिया गया है। इसके लिए नाना पटोले तो पूरी तरीके से तैयार भी हैं, पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। विधायकों को जैसे जैसे जीत सुनिश्चित हो जाएगी उन्हें मुंबई बुलाया जाएगा, यानी बाड़ेबंदी हमें एक बार फिर से महाराष्ट्र में जरूर देखने को मिलेगी। बात देवेंद्र फडणवीस की हम कर रहे हैं तो बात एकनाथ शिंदे की भी सचिन यहां पर कर लेनी चाहिए। एकनाथ शिंदे एक मजबूत चेहरे के तौर पर उभर कर आए, अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता, सीएम के तौर पर उनकी छवि, उन्हीं के नेतृत्व या उन्हीं के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी या महायुति ने चुनाव लड़ा महाराष्ट्र का। उनके सामने क्या चुनौती देख रहे हैं? ये चुनाव उनका भविष्य कैसे तय करेगा? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव में ये कहा जा रहा था कि ये शिवसेना असली किसकी होगी, लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने खासतौर पर शहरी मुंबई इलाका जहां उद्धव ठाकरे का गढ़ था वहां पर अच्छी चुनौती दी और आदित्य ठाकरे की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर सिर्फ 6000 की लीड मिली थी। और कहा जा रहा था कि जो कैडर है शिवसेना का, जो मूल कैडर है, जो कट्टर शिवसैनिक कहलाए जाते हैं, वो रहेंगे उद्धव ठाकरे के साथ। लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं ऐसा देखने नहीं मिला था। लेकिन उद्धव ठाकरे जो जीते थे उनको एक तरह से एकमुश्त जो मुस्लिम वोट है वो दलित वोट मिले थे, उसके कारण उनकी सीटें वहाँ पर आई थी। तो ज़्यादा अंतर नहीं था उद्धव ठाकरे में और एकनाथ शिंदे में। एकनाथ शिंदे के लिए अगर हम विधानसभा की बात करें तो उनके लिए पॉजिटिव चीज़ ये है कि उन्होंने लाडली बहन योजना लाई। लाडली बहन योजना को उन्होंने जनता तक पहुँचाया। अगस्त से लेकर नवंबर तक की उन्होंने किस्तें दी है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे का जो है मनोज जरांगे पाटिल से काफ़ी अच्छा संबंध रहा है और मराठवाड़ा में उन्होंने आंदोलन को अच्छे से हैंडल भी किया है शुरू से लेकर। तो उनके पार्टी के खिलाफ इतनी बड़ी नाराजगी मराठवाड़ा की नहीं है। आप बात कर रहे हैं ठाणे कोंकण में भी लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे ने प्रूव कर दिया कि वो चेहरे हैं। ठाणे कोंकण के 0 आंकड़ा उद्धव गुट का रहा और 3 सीटें इस रीजन से 7 में से कुल एकनाथ शिंदे ने। सिंदूर की जो सीट मिली उसमें भी उनका काफी बड़ा योगदान था। नारायण राणे वहां पर जीते थे और विनायक राउत जो उनके बड़े कद्दावर नेता थे उनको उन्होंने वहां पर हराया था। ये कह सकते हैं कि अगर एकनाथ शिंदे यहां से बहुत बड़ी लीड लेकर आगे बढ़ जाते हैं तो ये परिवारवादी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा कि बागी भी निकलकर अपनी ताकत के साथ अपनी पार्टी को लीड कर सकता है और पूरे गर्व के साथ लीड कर सकता है। लेकिन हम जो चेहरों की बात कर रहे हैं, शरद पवार, देवेंद्र शरद पवार के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है, जिन्होंने इस पूरा इलेक्शन को इमोशनल नोट पर लड़ा है। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर लड़ा है, सोयाबीन, कपास, ये तमाम मुद्दे हैं वो हावी रहे हैं। ये इलेक्शन रिजल्ट शरद पवार की राजनीति का भविष्य भी तय करेंगे। निश्चित तौर पे उनके भविष्य के साथ साथ आगे का वो जो चाहते हैं, अपनी खासतौर पे अपनी बेटी के लिहाज से उनकी अगर बात करें तो वो जो रास्ता वो चाहते हैं और उस लिहाज से उन्होंने इस इमोशनल कार्ड को खेला। इसके पहले भी अगर आपको याद हो तो शरद पवार इस तरह के कार्ड का हमेशा इस्तेमाल करते रहे। इस बार ज़्यादा आक्रामक नजर आए। जैसे इस बार अपने कैंडिडेट्स जो कि उनको छोड़ के गए थे, जब वहाँ पे गए उनके इलाके में प्रचार करने तो इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया कि ये गद्दार है, गद्दार को सजा मिलनी चाहिए। तो ये जाहिर तौर पर शरद पवार अलग पिच पे ले जाके इस मुकाबले को कर रहे हैं। और इस बार उनकी रैलियों में मीनाक्षी बहुत भीड़ नजर आ रही थी, तो अपना जो उनका पॉकेट है उस पॉकेट में वो मजबूत दिख रहे थे। और न सिर्फ भीड़ थी बल्कि उसमें एक करंट था और इसमें अगर शरद पवार जैसा व्यक्ति अगर वैसे इमोशन का इस्तेमाल करे, और शरद पवार कितना बड़ा नाम है उस पॉकेट में, आप देखें कि जब एनडीए कैंडिडेट की तरफ से भी कुछ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था तो एनडीए के नेताओं ने उसे खारिज किया। उनको बखूबी मालूम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बात कर लें, पहले वो शरद पवार के खिलाफ जब गए थे चुनावी रैलियों में तो उन्होंने तीखा हमला बोला। इस बार के चुनाव में उन्होंने शरद पवार पर अटैक करने से बिल्कुल परहेज किया, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि शरद पवार को बोलने का मतलब है कि उसका नुकसान उठाना, क्योंकि सिंपैथी सीधे सीधे उनके साथ जुड़ जाती है। प्रदीप जी, सिंपैथी जो है बहुत क्लियरली शरद पवार के साथ दिखाई दे रही है, लेकिन क्या अजीत पवार वो सिंपैथी अपनी तरफ ला पाए हैं या वो अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज कर पाते दिखाई देते हैं इस चुनाव में? नहीं, देखिए शरद पवार की पूरी राजनीति आप देखें तो वो समन्वयवादी राजनीति के लिए जाने जाते हैं। परिवार को साथ लेकर चले, जहां अपनी पार्टी बनाई तो पूरी पार्टी को लेकर चले, नए लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया। अजीत पवार के बारे में एक गलतफहमी बनी हुई थी जब तक वो अलग नहीं हुए कि शरद पवार के पीछे की जो ज़मीन पर ताकत है वो अजीत पवार हो गए हैं। अब शरद पवार केवल ऊपर के राष्ट्रीय नेता या
प्रदेश स्तर के नेता कहिए, उस स्तर पर रह गए हैं। लेकिन ज़मीन पर जो काम है, जो पकड़ है, वो अजीत पवार की है। लोकसभा चुनाव में साबित हुआ कि ऐसा नहीं है। शरद पवार का कद और उनकी अपील अब लेकिन भी सर, उसी लोकसभा चुनाव के विधानसभा चुनाव के मुद्दे भी तो अलग अलग होते हैं, मुद्दे अलग हों, लेकिन होता है। लोगों की पसंद की बात है जी। मुद्दे तो अलग होंगे ही, निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तुलना नहीं हो सकती। लेकिन वो पहला मौका था जब ये दो पार्टियां टूटी। दोनों पार्टियों में कौन सा फैक्शन जो है, ट्रेडिशनल जो उनका वोटर है वो उनके साथ है, इसकी परीक्षा थी। उस पहली परीक्षा में शिंदे इधर अच्छा पास सर, देखिए पहली परीक्षा है, मैं आपको इसलिए बीच में रोक रही हूं क्योंकि मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। सीधा उनके पास हम चल लेंगे। पवन, अब बताइए जरा, बहुत ही कम वक्त रह गया है, तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त अब बचा है काउंटिंग शुरू होने में। क्या हलचल देख रहे हैं, क्या तैयारी महसूस कर पा रहे हैं राजनीतिक दलों के बीच में? बिल्कुल, मैं इस वक्त आपको बता दूं, मुंबई में बीजेपी के दफ्तर पर मौजूद हैं। यहां दरियां बिछ गई हैं, कहा जाए तो एक स्क्रीन लगाया गया है राष्ट्रीय प्रसारक चैनल का। कुर्सियां खुलनी अभी बाकी हैं, सुबह का वक्त है। लेकिन एक बात तय है, अगर आप मतदान के आंकड़ों को देखेंगे तो 6% के आसपास मतदान बढ़ा है, जिसका सीधा मतलब यह है कि कोई इफ बट नहीं है, क्लियर मैंडेट होगा। महिलाओं का वोट परसेंटेज भी पिछले सालों के मुकाबले लगभग 5 से 6% बढ़ा है, जो अपने आप में एक बड़ा इंडिकेटर है। तो इस 6% की बढ़त ने दोनों पार्टियों को उम्मीदें दी हैं, दोनों गठबंधनों को उम्मीदें दी हैं और दोनों गठबंधनों को चुनौती भी दी है, क्योंकि 6% एंटी इनकम्बेंसी है या प्रो कम्बेंसी है, वो अब से कुछ देर बाद पता चल जाएगा।